तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन, 2-4 मिनट का रिवीजन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था सर्कुलर मोशन के 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जिसको यूसीएम कहते हैं हम लोग, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब वेलोसिटी का मॉड जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, अगर ये कांस्टेंट है तो पक्का टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कि टाइम पीरियड भी अगर कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे, जल्दी जल्दी उनको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंटायरली न्यू है आप लोगों के लिए। 10th में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट ds को लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r को रेडियस कहते हैं, और इनमें एक रिलेशन था डी थीटा इक्वल टू ds इक्वल टू आर डी थीटा। ds इक्वल टू आर डी थीटा पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। ds को बोलते हैं बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आप भी लिखते रहेंगे बच्चों। r हमारा है रेडियस, और डी थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें पढ़ाया गया था, जिसको हम लोगों ने s इक्वल टू आर थीटा के फॉर्म में भी पढ़ा था। दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, बोथ आर इक्वलेंट टू ईच अदर। इंटीग्रेट कर दो तो ये मिल जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिल जाएगा। हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया था, तो ds बाई डी टी आ गया था, फिर r डी थीटा बाई डी टी आ गया था। ds बाई डी टी को वेलोसिटी v बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी r, डी थीटा बाई डी टी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहते हैं। तो ये भी पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। याद आ रहा है खुशी? खुशी याद आ रहा है बेटा? मेरी बोलने में दिक्कत है क्या कोई? बोलो बेटा। मेरी आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो रिप्लाई भी क्या करिए ठीक से बच्चों। चलिए कोई बात नहीं। भी एक बार बता दीजिए किसको? से ये कौन सा बेटा? ऊपर से ऊपर से। बस यहाँ आप थे इसके पहले वाली क्लास में जब पढ़ाए थे सर्कुलर मोशन, थे आप? तब तो नहीं था शायद से, मैं कहीं गया था। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा आपको, है ना? ठीक, ये बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे जो पहले से 2-2, 3-3 बार सुन चुके हैं। सुन रहे हो ना? ठीक ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करो। ठीक, हम आपको बता देंगे, सुनते रहो, आगे भी फ्रेश टॉपिक पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v इक्वल टू आर ओमेगा। देखते रहो लेकिन बेटा, डी वी इक्वल टू आर डी ओमेगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा और बहुत टाइम हो जाएगा, पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। हम 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं इस चीज़ों को, 2 बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, एक बार पढ़ाया होता तो मैं ज़रूर रिपीट कर लेता। अब 2 बार के बाद तीसरी बात बच्चे लोग जो पढ़ चुके होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो डी वी इक्वल टू आर डी ओमेगा हो गया। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। धृति, आप क्लास में हो? यस सर। तो डी बाई डी टी ए हो गया आर, डी ओमेगा बाई डी टी हो गया अल्फा। आप लोगों ने मैसेज देख लिया था टाइम पर? यस सर। हाँ, तो ऐसी कोई भी अगर हैवी रेन की सिचुएशन आती है, ठीक, तो आप लोग मैसेज देख करके ही आया करें ऑफलाइन में।
ठीक है ना। मैं आज कोचिंग पर से जाके लौटा हूँ, 4:30 बजे की क्लास के लिए मैं निकला था, लेकिन आज थोड़ा जल्दी निकल गया था, कुछ सामान परचेस करना था। लेकिन मैंने देखा बारिश बहुत हो रही है, तो फिर मैंने मैसेज कर दिया बच्चों को, 12th वाले बच्चों को जो 4:30 बजे आते हैं, कि आज मैं क्लास जो है ऑनलाइन ही लूँगा। फिर मैं आप लोगों को भी मैसेज किया, तो आप लोग एक्नॉलेज किया करिए। बार बार मैं लिखता हूँ तब भी आप लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मीन्स एक बार ओके सर, यस सर कुछ भी बोल दिया करिए, तो मुझे ये कंफर्म हो जाएगा ना, जल्दी से मुझे पता चल जाएगा कि किसने किसने मैसेज को प्रॉपरली देख लिया है और रिप्लाई भी कर दिया। मे बी कि आपकी मोबाइल कोई घर का दूसरा देखता हो और फिर वो कन्वे ना हो पाए मैसेज, तो इसलिए कर लिया करेंगे आप लोग, सभी लोग प्लीज़ बोलिए। यस ठीक है, तो जब भी Yes, sir. हाँ, जब भी ऐसी सिचुएशन कुछ आए तो थोड़ा क्विक रिएक्शन दिया करिए, आप लोग रिप्लाई कर दिया करिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो देखो यहाँ पर 3 फार्मूला है, एक एस इक्वल टू आर थीटा, एक वी इक्वल टू आर ओमेगा और एक ए इक्वल टू आर अल्फा। तीनों में क्या है, एक ही चीज़ है, लीनियर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर। पहले डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन है। तो ये 3 फार्मूले सबको याद रहने चाहिए। इन जनरल फार्मूला क्या है, लीनियर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर, है कि नहीं बच्चों? ठीक, सत्यांश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें एक चीज़ और पढ़ाया था आप लोगों को कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, लास्ट टर्म पे यही डिफाइन, इसी का डेरिवेशन किया था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। आयुष सुन रहे हैं ना बेटा? आवाज़ आ रही वेरी क्लियर? आयुष, आयुष श्रीवास्तव रिप्लाई करिए। चलो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक, इसका मास m है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा हो, इन बोथ केस इसके ऊपर हमेशा एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, जिसके कारण ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। उस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं। जो फोर्स लगता है वो भी सेंटर की तरफ ही लगता है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही फोर्स भी लगता है। उस फोर्स को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों mv²/r। ठीक, और v की वैल्यू r ओमेगा रख दो तो mr ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। ठीक, Yes, sir. तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स का फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। ये ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन बच्चों ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी हो। तो एक्सेलरेट होगा तो ये वेलोसिटी बदलती जाएगी। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, v1 है, यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, v2 हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। देखो मैं लंबा करता जा रहा हूँ, v3 हो जाएगी। लेकिन अगर यूसीएम है ना, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू हम v2 जरूर लिखेंगे, पर उसका मॉड v1 के ही इक्वल होगा, लेंथ उतना ही बनाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी v3 होगी तो भी लेंथ उतना ही बनाएंगे हम जितना पहले है, v3। तो हर जगह स्पीड इक्वल होती है, हर जगह स्पीड इक्वल होती है। v1, v2, v3 हर जगह स्पीड इक्वल होती है। सुन लिया आप लोगों ने? ठीक, तो यूसीएम है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। अभी हम यूसीएम की ही बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। बच्चों, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर सेंटीपिटल फोर्स लगाया जाता है, ये रियल फोर्स है, ये फोर्स जो है ना, ये रियल फोर्स है। इसके ऊपर एक वर्चुअल फोर्स भी लगता रहता है जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, उसको Fg से लिखता हूँ मैं।
ठीक, कई सारे बुक राइटर खाली एफ ही लिखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है, हमारे टीचर ने बताया था, हमको आदत पड़ गई है। तो आप इसको लिख देना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फ्यूगल FUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। जरा इसको लिख लीजिएगा जितना भी लिखवाए हैं। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने ये बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है तो एक फोर्स हम अंदर की तरफ लगाते हैं, रियल फोर्स यही होता है। पर एक वर्चुअल फोर्स जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, PSEUDO, लिखे रहना बच्चे एक एक वर्ड, स्यूडो फोर्स। ठीक, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो FG लिख रहे हैं ये एक स्यूडो फोर्स है, रियल में नहीं है, रियल में लगाया नहीं आता पर इसका इफेक्ट नज़र आता है। अगर रस्सी टूट जाए तो ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली ऐसे चला जाएगा। टेंजेंशियली ऐसे जाने का मतलब जानते हो क्या सोचा जाता है? सोचा ये जाता है कि ये सेंटर से दूर जा रहा है, इतना दूर क्यों गया, फिर यहाँ पर था तो यहाँ इतना दूर क्यों गया। इसका मतलब बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स का नाम लग दिया गया है। बिल्कुल इनर्शियल फोर्स है बच्चों। ठीक, मतलब लगाया नहीं जाता है फिर भी इसका इफेक्ट नज़र आता है कि ये सेंटर से दूर जाने लगता है। जब हम ये फोर्स लगा के रखते हैं ना तो सेंटर से इसकी दूरी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, रेडियस के इक्वल रहती है। जो ये फोर्स लगा के रखते हैं, जहाँ भी रस्सी टूटेगी टेंजेंशियल दूर जाने लगेगा सेंटर से। देखिए, ये देखिए और दूर चला गया, और दूर चला गया। ठीक, तो इसको एक वर्चुअल फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रख दिया गया और इसके इफेक्ट डेली लाइफ में दिखते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है उसमें गीले कपड़े जब या तो ऑटोमेटेड चले आते हैं या नहीं तो हम लोग मैकेनिकली हम लोग हाथ से उठा के रखते हैं। बाथ टब मतलब वो क्या कहते हैं, कौन सा टब सब कपड़े धुलते हैं वो कौन सा टब कहलाता है? बाथ टब नहीं, वॉशिंग टब। वॉशिंग टब में से निकाल के जब ड्रायर में रख देते हैं, आवाज़ आ रही है क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो वॉशिंग टब में से निकाल के जब ड्रायर में रख देते हैं तो ड्रायर के अंदर आप देखोगे इसके चारों तरफ प्लास्टिक का जो होता है कंटेनर उसका, ठीक, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, नीचे उसमें एक रोटेटर लगा रहता है जिसकी मदद से रोटेट होता है। तो वो जो साइड वॉल्स होती है उसमें छेद होते हैं, देखा किसी ने? Yes, sir. तो उसमें गीला कपड़ा जब पड़ता है और हाई स्पीड से रोटेट होता है तो जो उसकी वॉल होती है वो कपड़े को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, इसलिए कपड़ा अंदर बना रहता है। पर उसके जो छेद होते हैं उसके थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। समझ में आ गई बात बच्चों? बोलिए हाँ या ना। तो खाली यही एग्जाम्पल नहीं है, आप कपड़ा नॉर्मल कोई भी पानी भिगो के हाथ में रख करके ना चाहिए, ठीक,
तो कपड़ा आपके हाथ में रहेगा, सेंटीपिटल फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं। पानी के हर पार्टिकल को आप सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो सेंटीपिटल फोर्स के कारण वो बाहर चला जाता है। आप अपने जिस भी शहर में रहते हैं एक चौराहा सोच लीजिए, जैसे लखनऊ में जो लोग रहते हैं मनोज पांडे चौराहा सोच लें। सोचिए कि डेली कितने बाइक राइडर, कितने कार ड्राइवर उस मनोज पांडे चौराहे पर चक्कर लगा के आते हैं। मतलब जाते हैं आधा सर्किल या सेमी सर्किल, या किसी किसी मन करता है, ठीक जैसे सत्यांश को मन करता है तो जाके वहीं घूमता रहता है। क्यों सत्यांश? ऐसे ऐसे कभी किए हो? नो सर। अच्छा कोई बात नो नहीं। सर। सहान तुमने किया कभी ये सब? नो सर। तो मान लो ये मनोज पांडे चौराहा है या मोहद्दीपुर का चौराहा है जो गोरखपुर के लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आप इसमें इधर से कार से एंटर किए और इधर जाना है, तो इतनी दूर तक आपका पाथ सर्कुलर हो गया ना। सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाने के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड आपको मिलना चाहिए। तो क्या आपको रस्सी से बांध के ऐसे नचाया जाता है गोल गोल, चलो अब इधर जाओ? नहीं। आपके रोड और टायर के बीच में आप कार से जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी कार है, गंदी से एक कार बना रहा हूँ, ये आपकी कार है, तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वही इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसकी सरकने की टेंडेंसी, जैसे मान लो यहाँ पर कार है ना, तो सेंटीफिकल फोर्स के कारण सरकने की टेंडेंसी बाहर की तरफ होती है, तो वो फ्रिक्शन अंदर इसको बांध के रखता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और स्पीड के कारण इसको सेंटीफ्यूगल फोर्स मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। इसकी वैल्यू सेंटीपिटल फोर्स के ही जस्ट इक्वल होती है, उसी को काउंटर करता है हमारा सेंटीपिटल फोर्स। अगर मान लो कोई भी चौराहा हो, चाहे मोहद्दीपुर चौराहा हो, चाहे मनोज पांडे चौराहा हो, इसकी ये पूरी जो सड़क है ये मार्बल की बना दी जाए। ये सड़क है ना, मार्बल की बना दी जाए, जो किचन में आपके किचन टॉप पे जो मार्बल रहता है उसकी, और उस पर क्या किया जाए, ऑयल स्प्रेड कर दिया जाए, और आपके टायर के पहिए गंजे कर दिए जाए, मतलब उसके ग्रुप्स हटा दिए जाए, केवल गंजा टायर हो। आपको बोला जाए 15, 25, 30, 50, 80 की स्पीड से घूम के ऐसे आ जाएगी, घूम के आ जाएंगे क्या? हाँ है ना? बोलिए, घूम के आ जाएंगे? घूम के आ जाएंगे बेटा। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है या संगमरमर का बना हुआ है या टाइल्स का बना हुआ है, उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दिया गया है, आपके टायर के पहिए गंजे कर दिए गए हैं, तो क्या आप घूम के आ जाएंगे ऐसे? नहीं घूम पाएंगे ना। उसका रीजन क्या है कि फ्रिक्शन खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन ही वो नेसेसरी टूल मिल रहा है आपके व्हीकल्स को, जिसकी मदद से वो सर्कुलर पाथ पर घूम पा रहा है। वो कौन सा टूल है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बच्चों, आप लोगों ने कभी बाइक राइडर के मोशन को देखा है? बाइक राइडर जब इस तरह के सर्कुलर पाथ पर जाते हैं, थोड़ा सर्कुलर पाथ बना लिया, तो ये मान लो प्लेन रोड है, तो आपने देखा होगा बाइक राइडर बिल्कुल सीधे बाइक नहीं रखते हैं। देखना, मैं बाइक बना रहा हूँ, मेरी बाइक देख हंसना नहीं, ठीक। मान लो कि ये बाइक है, मान लिया बाइक है, यहाँ पर इंसान सब बना दिया, मशीन सब, तो ये ऐसे नहीं जाता है कभी भी। सर्कुलर पाथ पे ही जाता है तो कैसे जाता है? देखो, लीन कर लेता है, झुका लेता है अपने आप को जब हाई स्पीड से जाता है। तो देखे तुम लोग? यस सर। तो वर्टिकल से अपने आप को झुका लेता है। क्यों? क्या यहाँ पर मंदिर बना हुआ है क्या? नमस्ते करना है इसको, इस मंदिर को? नहीं ना। बोलो बच्चों, बोलो, ठीक। नो सर। कि मस्जिद है उसको सजदा करना है इधर? नहीं ना। फिर क्यों ऐसा करता है वो? ठीक। एक्स्ट्रा झुक जाने से उसको एडिशनल सेंटीपिटल फोर्स मिल जाता है, जिसके कारण वो प्रोटेक्ट हो जाता है, उसकी टपलिंग नहीं होती, गिरता नहीं है वो। तो इसको एक हेडिंग बना के पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग लिखे आप लोग,
motion of a bike rider, motion of a bike rider on a curved plain road. तो ये हमारा हेडिंग हो गया, मोशन ऑफ बाइक राइडर ऑन अ कर्व्ड प्लेन रोड। तो यहाँ पर हम एक रोड बना रहे हैं बच्चों, कर्व, मुड़ी हुई, बट ये प्लेन रोड है। आगे बैंक रोड भी, झुकी हुई सड़क भी बनाई जाएगी। अभी ये प्लेन रोड है। इस पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाइक राइडर ने अपने आप को लीन कर लिया है। तो ये उसके पहिए हैं, ये इसके बाइक का इंजन और इंसान दोनों मान लो यहाँ पर, और ये बाइक का हैंडल मान लो। ठीक है, देखो बच्चों, ये सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। मान लो ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है और ये रेडियस मान लो r है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बॉडी पर, चूंकि ये इधर जा रहा है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको FG लिखते हैं, बाहर लगेगा। इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो यहाँ लगेगा और इधर लगेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। इसका भी ये मान लो बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है। तो पढ़ने की सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा साइड हो गई। अब देखो बच्चों, इस आदमी का, इस पर्सन का वेट नीचे काम करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो बाइक और पर्सन का सेंटर ऑफ मास ये है। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है बच्चों, ये पॉइंट। तो वेट mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा जहां पर टायर कांटेक्ट में होगा रोड के। ये अपने आप को वर्टिकल से थोड़ा लीन किए है, तो इसका लीनिंग एंगल भी देख लेते हैं क्या है। ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये लीन किया है अपने आप को थीटा एंगल पर। ठीक है बच्चों, सर एक बार फिर से बताइए। देखो आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है बीच बीच में। सबके लिए क्रैक करें क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन समझ में, वेट नीचे काम कर रहा है इस पॉइंट पर, ये समझ में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। ये बाइक राइडर कितने एंगल से झुक गया है उसके लिए हमने एक लाइन बनाई। कोई दिक्कत इसमें? तो सर ये एंगल को थीटा मान लिया, इसमें कोई किसी की दिक्कत? बोलो। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, इस पॉइंट को सी मान लिया। ठीक है बच्चों। देखो, इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ना गिरने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, चलते समय भी इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। सारे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम जो अंदर का फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा।
होगा ना बच्चों, बोलिए। यस सर। तो अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एफ लिख सकते हैं ना, और इसके यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाई आर। बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस कर दे रहा है ना, ऊपर वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा ना, बोलिए। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट एम जी। ठीक है बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो उस पर लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल होता है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होता है। ठीक, तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू 0 है। अब हम कह सकते हैं इन कंबाइंड रूप से कि समेशन ऑफ एफ 0 है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है। जितना बाएं साइड फोर्स लग रहा है उतना ही दाएं साइड फोर्स लग रहा है, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है। ठीक, साथ में टॉर्क भी 0 होना चाहिए, नहीं तो वो रोटेट हो जाएगा किसी एक्सिस के अबाउट। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क को टॉ से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉ, TAU, और ये किसका नोटेशन है बच्चों? टॉर्क का। टॉर्क होता क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ाया गया, इसलिए डायरेक्टली यूज किया जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जानते हैं आप लोग? यस सर। तो पढ़ना ये है टॉ, ये टॉर्क होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। जितना भी स्क्रीन पर दिख रहा है सब कॉपी करिए पहले, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अर्पित, क्लास में हैं आप? यस सर। सुमिश्रा आप हैं? यस सर। सत्यांश, यस सर। कार्तिकेय, सहान, यस सर। यस सर। दिव्यांश, यस सर। आयुष श्रीवास्तव। बॉयज में और कोई है बच्चों? नाम बोलो अपना। नहीं है। गर्ल्स में मल्लिका, मल्लिका, मीनोशिखा, यस सर। धृति, यस सर। धृति क्लास में मल्लिका दिख रही है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग नोट कर लिए ना इतना? यस सर। अब लिखिएगा नहीं, सुनिए थोड़ा। टॉर्क आपको बता रहे हैं होता क्या है। यहाँ पर एक प्लैंक रख लो, लकड़ी का तख्ता, इसमें एक नेल गाड़ दो बीच में, जिसके अबाउट ये रोटेट हो जाए। यहाँ पर एक फोर्स लगाओ, इस फोर्स के कारण ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं कि ये रोटेशन का प्लेन अलग है और नेल अलग प्लेन में। समझ पा रहे हैं आप लोग कि इसके कारण रोटेट होगा ना? यस। तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला होता है F इंटू आर, सिंगल फोर्स हो तो।
लेकिन अगर बहुत सारे दो फोर्स हों इक्वल अपोजिट तो भी कपल फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक नेल है, बीच में है बिल्कुल, ठीक, जिसके वो रोटेट हो सकता है प्लैंक। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। ये डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस d है, ठीक। तो इस समय टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक फोर्स और कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सुनना है ना, 10th में देखा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? Yes. ठीक, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही टॉर्क होता है। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर पर। जूल ना लिखना कभी भी इसको। आगे देखना, अगर मान लो ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लेना है, यहाँ भी एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा? तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे बढ़ाइए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो F इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर टॉर्क। सुना आप लोगों ने? Yes. तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक। ये सेम पॉइंट है और एक फोर्स यहाँ पर ऐसे रैंडमली लग रहा है। कैसे इसका दिखाएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डेवलप करेंगे, ठीक। मान लो ये आर डैश है, तो एफ डैश इंटू आर डैश टॉर्क हो जाएगा बच्चों। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? Yes, sir. और इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये लिखने के लिए नहीं, बस एक 9th 10th में है उसको रिवाइज करा रहे हैं, एक बार और कराएंगे, सुनिएगा ध्यान से। खुशी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक। एक फोर्स इधर लग रहा है F3, एक फोर्स इधर लग रहा है कहीं पर F4। मैं पूछूं इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. ऐसे देख लो, यहाँ पर ये फोर्स लगेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा ये। मीनूसी का समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए एंटी क्लॉकवाइज वाला। एंटी क्लॉकवाइज समझती हो? घड़ी जिधर चलती है उसके विपरीत। यस सर, यस सर। तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स अगर रोटेट होगा तो ऐसे ही रोटेट होगा ना, ऐसे जैसे मैं घुमा हूँ। यस सर। इधर तो नहीं रोटेट होगा ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना तो इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे तो घूमेगा ना। यस सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? तो एंटी क्लॉकवाइज। बस। अच्छा, अब इस फोर्स का टॉर्क बताओ कैसा होगा? F2 का, ये यहीं से पास हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। नहीं, जो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, सुन लिया बेटा? यस सर। ठीक। जो फोर्स उस पॉइंट से पास हो, वही टॉर्क के लिए दो चीज चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुन लिया ना बेटा? यस सर। तो ये फोर्स का लाइन तो उसी पॉइंट से पास होना, तो इसका टॉर्क 0 होगा ना। यस सर। F3 का टॉर्क कैसा होगा बताओ? F3 का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? इस पॉइंट P के Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो बच्चों, सर एंटी क्लॉकवाइज। देख लो भैया, ये घूमेगा तो ऐसे ही घुमाएगा ना, क्यों शुभ मिश्रा? Yes. ठीक। और इसको F4 नाम दे रहा है, इसका टॉर्क कैसा होगा इस पॉइंट के अबाउट? सर क्लॉकवाइज।
हाँ, क्लॉकवाइज। ये फोर्स इसके पॉइंट के बाद देखो, इसका पॉपुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये ऐसे ही तो घूमेगा, क्यों? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या पढ़ा रहे थे यहाँ पर? ये चीज पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बताओ, कौन कौन से फोर्स हैं जिनका टॉर्क होगा, किसका किसका नहीं होगा। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेना है। किस किस फोर्स का टॉर्क नहीं होगा? फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स वहीं से पास हो रहा है ना, उसी लाइन से, Yes, sir. इसका टॉर्क नहीं होगा। नॉर्मल एक्शन वहीं से पास हो रहा है ना, इसका टॉर्क नहीं होगा। समझ में आया बात? देखिए, Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसका टॉर्क कैसा होगा ए के अबाउट, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ए के अबाउट ये ऐसे नचाएगा ना, तो कैसा आएगा? सर क्लॉकवाइज। और ए के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैसा होगा? ऐसे एंटी नचा, क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल रिएक्शन और इसका तो कोई टॉर्क नहीं है, क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। इसका होगा क्लॉकवाइज, और इसका क्या होगा बच्चों? नहीं, इसका एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज। यही बोला था ना, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। फिर से सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो। इसका इसके अबाउट क्लॉकवाइज, देखो घड़ी की सुई की दिशा में, और इस फोर्स का टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, बोलिए। यस सर। ठीक, तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। इतना नोट कर चुके हैं आप लोग जितना है, Yes, sir. क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी हमको लिखने के लिए, तो जो आसानी समझ में आ जाएगा। थोड़ा डायग्राम को बड़ा भी करेंगे, चीज़ें क्लियर दिखें। ठीक है, आगे लिखना है फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब ना गिरने के लिए, नो डबलिंग के लिए, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज must be equal to torque clockwise. टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज किसके कारण है? mg के कारण है ना, बोलो अच्छा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, तो फोर्स हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना बच्चों, देख रहे हो ना यहाँ पर, Yes, sir. और ये BC के इक्वल होगा ना, बोलो। ये जो डिस्टेंस है ये BC के इक्वल नहीं है ना? Yes, sir. ठीक, क्लॉकवाइज किसके कारण है बच्चों? क्लॉकवाइज बताओ किसके कारण है? हाँ, इसके कारण है। तो ये फोर्स हो गया mv²/r, और इसका डिस्टेंस ए भी है ना, बोलो, पॉइंट ए से Yes. ए बी। एम से एम कट जाएगा ना बच्चों, BC/AB कर लिया, इक्वल टू v²/rg। समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो BC/AB tan थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो tan थीटा इक्वल टू हो गया v²/rg। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू v²/rg, नोट कर लीजिए। समझ में आया सबको?
Yes, sir. एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा और रह गया इसमें। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप बाइक ज़्यादा तेज़ चलाओगे ना तो आपको ज़्यादा एंगल से झुकना पड़ेगा। क्लियर है ना? देखते हो बाइक राइडर बिल्कुल उनके घुटने चिपक जाते हैं, ज़मीन से कांटेक्ट में आ जाते हैं, देखे हो ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. क्योंकि इस चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं है। ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ रोड बन चुकी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कारण है, वो लग रहा है हर समय कॉन्स्टेंटली। प्लेस टू प्लेस थोड़ा बहुत बदलता है पर एक प्लेस पे तो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे उनको अपना एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा जो बाइक राइडर रेस करते हैं उनके घुटने में जो नी एंकल लगा रहता है उसके अंदर पहिए भी लगा दिए जाते हैं ताकि घुटना कांटेक्ट में आए तो फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना, उनको चोट ना लगे या हीट ना प्रोड्यूस हो जाए, वहाँ पर वो बर्न ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, तो tan थीटा इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर बाई आर जी। तो r से r कट जाएगा ना, तो tan थीटा इक्वल टू एक r बचेगा यहाँ पर ऊपर, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। नोट कर लीजिए, ये फार्मूला याद है आप लोगों को, v इक्वल टू आर ओमेगा? Yes, sir. एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे से बेस्ट, इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 1। A bike rider moving on a circular track बच्चों इस डेरिवेशन में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया गया है, तो जिस न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह ना दिया हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। दिया होगा तो दूसरा फार्मूला बनेगा आगे। बाइक राइडर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, radius of circular path is 50 meter. Take g 10 meter per second square. Find angle फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से ही हम लोग डेरिवेशन किया है, बाई विच बाइक राइडर लीन हिमसेल्फ। लीन की स्पेलिंग क्या होगा जरा बोल देना कोई? Lean. हाँ, लीन हिमसेल्फ for safe या for no toppling, for no toppling मतलब गिरे ना। ठीक करिए जरा।
कर लेंगे आप लोग कि मैं करूं? ये तो बहुत इजी है भाई। देखो फार्मूला तो अभी बताया था ना कॉपी में। Yes, sir. वेलोसिटी है 54 इंटू 5/18 कर लो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। 18 3 जा 3 5 जा 15। वेलोसिटी निकल गई। रेडियस दे रखा है 50 मीटर। जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अभी फार्मूला बताया गया तुम लोगों को कि tan थीटा इक्वल टू होता है v²/rg। ठीक, तो वेलोसिटी 15 का स्क्वायर 225, रेडियस 50 है, जी 10 है। ठीक है, तो नीचे फिर 100 हो जाएगा, 5 से कटो तो 5 चौक को 20, 25/100। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.45 आया है किसी का? Yes. इतने एंगल से लीन करना चाहिए, नोट कर लीजिए। सर क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। दिखा देगा। हो गया सर। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा ही है बच्चों, सेम फार्मूला आएगा, नोट करो। टॉपिक अगला सबने कॉपी कर लिया बेटा? सॉल्यूशन कॉपी कर लिया Yes, सबने? sir. बच्चों इरेज कर दूं मैं? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोशन ऑफ 4 व्हीलर या मल्टी व्हीलर या कार लिख लो, कार ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। देखो बच्चों, हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। जैसे यहाँ पर कार के जब पर ऑप्शन लिखना शुरू करें तो जितने भी तरह के ऐसे व्हीकल्स हैं जिसमें 2 से ज़्यादा पहिए हैं, सब पर ये फार्मूला लगेगा। तो एग्जांपल कार लिख दिया गया, तो आप उससे अपना दिमाग लगा के सोच लीजिए कि ट्रक के लिए भी है, ट्रेन के लिए भी है, ई रिक्शा के लिए भी यही फार्मूला है। ये बात अलग है कि ई रिक्शा इतना तेज चलता नहीं है। तो यहाँ पर एक कर्व रोड है, कार के लिए देखो, कार झुक तो जाएगा नहीं, कार के लिए सड़क को ही झुका दिया जाता है, तो इसको बैंक्ड रोड कहते हैं, झुकी हुई सड़क। तो नीचे मतलब ये सेंटर की तरफ जो इसकी रोड का पार्ट है वो झुका रहता है, सेंटर से दूर है थोड़ा ऊपर उठा रहता है। मान लो h हाइट से ऊंचा हो रहा है, इसकी चौड़ाई मान लो d है, सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लो r है। यहाँ एक कार बना रहे हैं, हंसिएगा नहीं आप लोग, हर साल बच्चे हंस देते हैं मेरे डायग्राम पर, तो गंदा बनाता हूँ कि मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। ये कार बना रहा हूँ बच्चों, ये कार बच्चों पीछे से फोटो खींचा गया, इधर जा रही है। कई ज़्यादातर बच्चों को देखते ही लगता है इधर जा रही होगी, इधर जा रही है, इधर कैसे जाएगी भाई, सड़क तो उधर है ना। पीछे से फोटो खींचा गया है, इसका नंबर है UP 32420। छोड़ो मजाक की बात। तो ये कार समझ में आ रहा है बच्चों, पीछे से फोटो खींचा गया, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक। तो इस कार का वेट वर्टिकली नीचे काम करेगा, इस कार का वेट वर्टिकली नीचे काम करेगा।
ठीक, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन दोनों पहियों पर जो रिजल्टेंट होगा वो इधर काम करेगा। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के नॉर्मल, और ये हो गया वेट। आप लोगों को पता है ना बच्चों कि ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा होता है, हाँ है ना? Yes, sir. तो बच्चों ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना? बोलिए। Yes, sir. तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा n cos थीटा और एक हो जाएगा n sin थीटा। किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम? बोलो हाँ है ना? नो सर। No, sir. n को भूल जाए ना, कंपोनेंट ले चुके हैं ना। यस Yes, सर। sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है ना बच्चों? यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बच्चों? mv²/r के इक्वल होता है ना? यस सर। Yes, sir. अगर नॉर्मल रिएक्शन को भूल चुके हैं तो ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के इक्वल होगा ना? Yes. ये लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल होगा ना? Yes. तो फॉर इक्विलिब्रियम इस केस में भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया गया। ये चीज़ें सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए सही हैं, कंपटीशन लेवल पे बिल्कुल अलग बात होती है। यहाँ पे वो भी करूँगा मैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स के इक्वल। समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? और n cos थीटा ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. यस सर। डिवाइड करो तो फिर ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू mv²/r डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा mv²/r और नीचे mg। ये साइन n से n कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. m से m कट जाएगा और r नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही आता है जो पहले आया था, v²/r जी। समझ में आ गया बच्चों? बोलिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. नोट कर लीजिए जल्दी से।